27 दिसंबर 1999 दोपहर के 3 बजे कंधार, अफगानिस्तान। तालिबान का इलाका। उस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन। एक छोटा सा इंडियन गवर्नमेंट का प्लेन उतरा। दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरे। साधारण कपड़े, कोई सुरक्षा नहीं। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके थे। टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन, AK-47 और उनके पीछे वो प्लेन खड़ा था जिसमें 176 जिंदगियां 3 दिनों से बंद थीं। उनका नाम था अजीत डोभाल, इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, जो अकेले उस जमीन पर उतरे थे जहां इंडिया का कोई दोस्त नहीं था। उनका एक ही मकसद था, उस प्लेन में बंद 176 लोगों को जिंदा वापस इंडिया लाना। लेकिन जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो उस वक्त किसी को नहीं पता। 24 दिसंबर 1999, समय दोपहर के लगभग 4:30, स्थान नेपाल का काठमांडू हवाई अड्डा। ठंडी हवा में सामान्य दिखने वाली हलचल के बीच इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 धीरे धीरे रनवे पर आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह विमान भारत के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बनने वाला है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, आसमान में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जमीन से हजारों फीट ऊपर 5 परछाइयां धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगीं। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में एक ठंडी योजनाबद्ध क्रूरता। कुछ ही पलों में विमान के अंदर सन्नाटा टूट गया और भय की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसने हर यात्री के दिल को जकड़ लिया। विमान अब आतंक के कब्जे में था। पायलट के सामने बंदूक तनी हुई थी और हर आदेश का पालन करना अब उसकी मजबूरी बन चुका था। विमान को लाहौर की ओर मोड़ने का निर्देश दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा में इस विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आसमान में भटकता हुआ यह विमान अब एक चलते फिरते कैदखाने में बदल चुका था। ईंधन खत्म होने के कगार पर अंततः इसे अमृतसर में उतरना पड़ा। जमीन पर भारतीय एजेंसियों के पास एक मौका था, लेकिन वह मौका कुछ ही मिनटों में हाथ से निकल गया। निर्णयों की धीमी गति और असमंजस ने आतंकवादियों को फिर से उड़ान भरने का समय दे दिया और विमान एक बार फिर अंधेरे की ओर बढ़ चला। इस बीच दिल्ली में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका था। हर मिनट की जानकारी, हर संकेत और हर संभावना पर नजर रखी जा रही थी। इसी अंधेरे और दबाव के बीच एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अजीत डोभाल। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान केवल उसकी खामोशी और उसकी रणनीति थी। वह इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक संकट नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में देख रहे थे। उनके लिए यह केवल आतंकवादियों से निपटने का मामला नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में चल रही योजनाओं को समझने का खेल था। विमान अब दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार में उतर चुका था। यह वह समय था जब तालिबान का शासन वहां पूरी तरह सक्रिय था। चारों ओर बंदूकें, अनिश्चितता और एक अजीब सी खामोशी। IC-814 अब एक विदेशी जमीन पर पूरी तरह आतंक के घेरे में था। हर गुजरता हुआ घंटा यात्रियों के लिए एक नई यातना लेकर आता था। भूख, डर और मौत का साया हर पल उनके साथ था। एक यात्री की हत्या ने इस पूरे माहौल को और भी भयावह बना दिया। यह एक संकेत था कि अब समय बहुत कम बचा है। दिल्ली में बैठकर अजीत डोभाल इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वह जानते थे कि यह केवल बातचीत का मामला नहीं है, यह समय और धैर्य की परीक्षा है। आतंकवादी अपने 3 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिनमें मसूद अजहर जैसे खतरनाक नाम शामिल थे। हर निर्णय अब देश की सुरक्षा और सैकड़ों जिंदगियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था। अजीत डोभाल ने बातचीत की, रणनीति को इस तरह से तैयार किया कि हर शब्द, हर प्रतिक्रिया एक सोची समझी चाल बन जाए। कंधार में बातचीत शुरू हो चुकी थी। हर दिन एक नया दबाव, हर रात एक नई चिंता लेकर आती थी। अजीत डोभाल ने इस पूरे घटनाक्रम में एक शांत लेकिन निर्णायक भूमिका निभाई। वह जानते थे कि हर गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। अंततः सरकार को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया ताकि 176 यात्रियों की जान बचाई जा सके। यह एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 31 दिसंबर 1999, समय शाम के करीब 5 बजे, कंधार बंधकों को धीरे धीरे रिहा किया जाने लगा। विमान के दरवाजे खुले और एक एक करके लोग बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर थकान, डर और राहत का मिला जुला भाव था।
ये एक अंत था, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत भी।